तो उस मोमेंट पे इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट हो, ठीक है। सो ये कवर करना है, कंसेप्ट में कवर कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट वाला, ये तो तुम पढ़ो क्या है। अच्छा ये तो कल, ये हमने कल किया हुआ है, कल किया हुआ अरे है। हाँ, मुझे इसमें एक डाउट है। बताओ। आज मैंने इस पेपर को वापस से किया तो कोई सेम क्वेश्चन था, पर देन उसका आंसर गलत था। क्या आंसर किया था तुमने? एक मिनट। हाँ, उसमें हमने कल कौन सा आंसर किया था इसमें? नहीं। साइंस बाइल वाला किया था, एसिड बाइल डैमेज एसिड टू डैमेज टू साइनस साइनस। नोड। हाँ, तो मैंने आज वो किया ना, तो आंसर मायोकार्डियम वाला आया था, जो यहाँ पे ई है ना वो। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ एक बारी। आ गया आ गया, एक ये वो मिनट रुको, हाँ। रुको ओ रुको। भाई, After exacerbation of the chronic calculus cholecystitis, the patient developed acute jaundice, and during ECG, it was noted against the background of the normal sinus rhythm, heart rate 51. ठीक। और there are periodical extrasystole, periodical ये दोनों extrasystole। सेम ही क्वेश्चन है सर, सेम ही क्वेश्चन, इसको आंसर अलग अलग है। इसको हम फिर से कवर करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे। इसको ये क्वेश्चन वैसा दोनों रखो। सेम ही है। हाँ कुछ इसमें, डिफरेंट नहीं है पक्का इसमें? हाँ हाँ, हाँ हाँ, सेम कोई सेम डिफरेंस नहीं क्वेश्चन है है, इसमें, ठीक है। आंसर अलग है। इसका मैं आंसर फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। इसमें ये मनोज तुम पढ़ो। हाँ, slow अच्छा slow एक, filing of the stomach of urinary bladder without exciting the physiological norm case, no increased pressure in these organs. The phenomenon is based on the following ability of the stomach muscles. एबिलिटी ऑफ स्मूथ मसल्स। बताओ क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम इज रनिंग। रिफ्रेक्टिवनेस। रिफ्रैक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो मतलब ये बड़ भी हो जाता है, छोटा भी होता है। मनोज टाइप जल्दी। रिफ्लेक्स इसका मतलब, चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। स्लो फिलिंग ऑफ द स्टमक और यूरिनरी ब्लैडर विदाउट एक्सीडिंग द फिजियोलॉजिकल नॉर्म कॉज नो इंक्रीज प्रेशर इन दिस ऑर्गन, ठीक है। दिस फिनोमिनन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एबिलिटी। मतलब धीरे धीरे करके स्टमक में खाना जब हम खाते हैं वो भरना, या तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरना, ठीक है। वो फिजियोलॉजिकल जो हमारा नॉर्मल है, जितना हमारा भूख रहता है हम उतना खाना खा लेते हैं, पर कभी ऐसा नहीं फील होता है कि हमारे पेट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा हो, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये फिनोमेना जो है वो किस, मतलब जो स्मूथ मसल है जिससे कंपोज्ड है, वो उसकी उसकी किस कौन सी एबिलिटी पे होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि जैसे हमारा ब्लड वेसल्स हैं, वो उनकी इंटरनल लाइनिंग है, जो बेसल लाइनिंग है उसकी रिपेयरिंग कैपेसिटी को बोलते हैं, ठीक है। तो पहला अब मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ पांचों आंसर, ठीक है, फिर आंसर बता देना। एक्साइटेबिलिटी सेल्स जो होती हैं जिनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की पॉसिबिलिटी होती है, जो है न्यूरॉन या तो कार्डियोमायोसाइट, ठीक है। तीसरा है ऑटोमेटिज्म, जो है जो अपने आप चलती रहती है, ठीक है। एक्साइटेशन के अलावा वो अपने आप ऑटोमेटिकली चलती रहती है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब रबड़ की तरह कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर वापस स्थिर होती है, जैसे हमारे हार्ट सेल्स। रिफ्रैक्टरीनेस का मतलब होता है कि वो एक प्रॉपर अमाउंट तक अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब खाली होता है, मतलब जब वो एम्प्टी होता है, तो वापस अपने स्टेज पे आ जाती है। पर वो समझ लो, रिफ्रैक्टरीन का मतलब होता है मास का लूथड़ा जैसे होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी रिफ्रैक्टिवनेस में डिफरेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब रबड़ को पकड़ के तुमने खींचा, ठीक है, फिर वापस तुमने अपनी जगह छोड़ा पे आ जाए। तो अपनी जगह आ गया। पर रिफ्रैक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर तुमने कुछ भरा तो वो एक शेप लिया, जैसे झोला है, ठीक है। लेकिन जब तुम झोला खाली करोगे तो चिपक के एकदम हो जाएगा कम स्पेस में, पर वो खाली खाली लगता है, ठीक है। हाँ, हाँ पांचों समझ में आया? हाँ हाँ। इसमें से आंसर आंसर कौन सा है? लास्ट। ठीक है, लास्ट, क्योंकि नॉर्मल के साथ आ रहा हूँ। परफेक्ट। तो ये जब भी ब्लड वेसल्स अगर क्वेश्चन में होगा तो आंसर होगा प्लास्टिसिटी। हार्ट के बारे में होगा, कार्डियोमायोसाइट्स के बारे में, इन तीनों में से कोई भी लगा देना। एक्साइटेबिलिटी, ऑटोमेटिज्म एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं आंसर पूछूंगा, ठीक है। अ पेशेंट अंडर विद द ट्रिपैनेशन एंड क्रोटेज ऑफ एयर सेल्स इन द सर्टेन प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन because of an inflammation and that spread there from the middle ear, ठीक है। what process of temporal bone underwent the surgery? मतलब एक पेशेंट है, मास्टर्स।
परफेक्ट। मास्टोइड कहाँ पे होता है? ये जो अपने कान के पास पीछे नहीं ऐसे फील करता है हम्म। टेम्पोरल और बोन का ठीक है, प्रोसेस। ठीक है ठीक है। अब ये आंसर सही है तुम्हारा। मनोज, समझ में आई? हाँ जाइगो। मतलब हाँ हम्म, मिड लेयर के पास की बात कर रहा था। अब मैं बता रहा हूँ इसमें देखो। टेरो ये जो है, अब ऐसे देखना, फेस के पास जो हमारी गाल की मसल होती है, ठीक है, वो वाली जाइगोमैटिक है। ठीक। हम्म टेरोगाइड भी उसी के आसपास होती है। ठीक है। स्टाइलॉइड जो होती है सबसे छोटी वाली के पास में होती है, मतलब कान के ऊपर होती है। ठीक। मास्टॉइड जो है मास्टिकेशन, मतलब कि जब हम चबाते हैं कोई चीज उस पे काम चबाते हैं। आता है। सो इसने टेम्पोरल के मिडिल बोन में ये एनाटॉमी में कवर होगा फिर से। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला। क्या हुआ, कुछ कह रहे हैं, एक मिनट। अब इसमें क्या करते हैं कि अब जो क्वेश्चन है वो है हमारा ये, अ पेशेंट विद अ केमिकल बर्न हैज डेवलप्ड esophageal stenosis. The patient present with acute weight loss due to the problematic फ्लूइड इनटेक है, वो फ्लूइड लिखा हुआ है। और इन ब्लड टेस्ट एरिथ्रोसाइट जो है वो 3 इतना है, और हीमोग्लोबिन टोटल प्रोटीन गिवन, व्हाट टाइप ऑफ स्टारवेशन डज द पेशेंट सफर? ठीक है। इरिथ्रोसाइट कम है ना, इनकम्प्लीट हो गया। हम्म। इसमें इरेथ्रोसाइट कम है, दैट इज द रीजन इनकम्प्लीट नहीं है। यहाँ पर सिंपली ये देखना है कंप्लीट स्टारवेशन, इनकम्प्लीट स्टारवेशन में क्या होता है, ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक में कवर होने वाला है। ठीक है। जब भी तुम्हारा कंप्लीट स्टारवेशन होता है उस स्टेज पे प्रोटीन का भी अमाउंट डाउन होने वाला होता है। ठीक है। प्रोटीन का अमाउंट डाउन हो जाएगा। इसमें इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि इसमें टोटल प्रोटीन का अमाउंट कंप्लीट डाउन नहीं है, कंप्लीट नील नहीं है। ठीक है। ठीक है मनोज। हाँ ठीक है ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अमोनिया इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हाट इज द मेन वे ऑफ अमोनिया न्यूट्रलाइजेशन इन द नर्वस सिस्टम? नर्वस टिश्यू क्या है बताओ? मे बी ए। ग्लूटामिन नॉट सिंथेसिस। करेक्ट आंसर है, बट मे भी नहीं, रीजन बताओ। क्योंकि वो ऑर्निथिन साइकिल जो होता है ना, तो ये उसी से रिलेटेड है और वो यूरिया साइकिल से ही वो रिलेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, और न्यूट्रलाइजेशन। नथिंग साइकिल और ये लीवर के हैं। ठीक है। हम्म ग्लूटामीन एक अम्यूनो एसिड है। ठीक है। तो पॉइंट बनाकर ये चीज मेंशन करो। पहली बात तो इन 5 ऑप्शन में से जो लिखा हुआ है, ग्लूटामाइन सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ पेयर्ड कंपाउंड, ट्रांसएमिनेशन एंड अमोनिया सॉल्ट सिंथेसिस एंड यूरिया सिंथेसिस। ग्लूटामाइन सिंथेसिस का मतलब हुआ ग्लूटामाइन जो कि एक अमीनो एसिड है उसका बनना। ठीक है। जो कि इसका आंसर है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ पेयर्ड कंपाउंड, मतलब कॉन्जुगेशन। ट्रांस एमिनेशन का मतलब होता है कि अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड का इंटरचेंज। लिख लो इसे। एक ठीक मिनट है। में। जल्दी। ट्रांसएमिनेशन मतलब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरचेंज। मनोज तुम भी लिख लेना। दिख रहा हूँ। हम्म। और दूसरा होता है अमोनियम साल्ट सिंथेसिस का मतलब होता है उसमें NH4 का जो कंपाउंड है वो उसका बनना, मतलब हाइड्रोक्सिलेशन होता है। ठीक है। यूरिया सिंथेसिस जो है वो अनदर टर्म है जहां पे ऑर्निथिन साइकिल यूज होता है, जो तुम पहले बता रही थी, वो यूरिया साइकिल वाला कंसेप्ट है। ठीक है। ग्लूटामाइन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिंथेसिस होता है। ठीक है। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ग्लूटामाइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सक्रीट होता है। चाहे हिंदी में याद रखो चाहे इंग्लिश में याद रखो, पर याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक इनहिबिट्स द एटीपी सिंथेटेस। ठीक है। इन व्हाट प्रोसेस डज दिस एंजाइम टेक पार्ट? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब मनोज तुम्हारा कोई दूसरा आंसर है इसमें में से? मुझे तो डी लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। डी। डी लग रहा था। ठीक है, सुनो सुनो मैं बताता हूँ। इसको अभी तुम लोग कंसेप्ट लिखो इस चीज को। ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक इनहिबिट एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेटेस। ठीक है। यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस था। करेक्ट क्वेश्चन पेपर में भेज दूंगा। एटीपी सिंथेसिस जो होता है मोस्टली हमारे बॉडी पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। जब भी कहीं पर तुम्हारा फॉस्फोरिलेशन आता है ना, फॉस्फोरिलेशन मतलब फॉस्फेट इन्वॉल्व हो रहा है। फॉस्फेट बॉडी में इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ पे हमारा मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड होता है, वो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट। ठीक है।
प्रोटीन नीचे लिखा हुआ है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड में होता है डीएनए डीऑक्सी और वो राइबो, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये बायोकेमिस्ट्री में तुम्हारे अभी नेक्स्ट वीक में कवर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर बस इतना याद रखो, जब भी एटीपी सिंथेसिस की बात होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Karyotype of 5-year-old boy has 56 chromosomes. One of the chromosomes in pair 15 is longer than its normal, and because a part of a chromosome that belongs to 21 is attached to it. What type of mutation present in this body? Manoj, answer. ट्रांसलोकेशन। Perfect. What translocation का मतलब क्या होता है? मतलब लोकेशन सही नहीं है यहाँ पे क्रोमोसोम की। सुनो, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है एक जगह मतलब से ज्यादा दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, सॉरी। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह, वो ट्रांसलोकेशन होता है। पॉलीप्लॉइडी होता है मतलब इंक्रीज +1। इन्वर्जन को कोरिलेट करना है इन्वर्ट, मतलब घूम गया, उल्टा हो गया, ठीक है। डुप्लीकेशन का मतलब होता है फोटोकॉपी जेरोक्स, फोटोकॉपी। और डिलीशन का मतलब होता है कट जाना, कम हो जाना। अब तुम्हें क्वेश्चंस में जो प्रीवियस में वाले में भी है उसमें ये टर्म यूज हुए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वन ऑफ द क्रोमोसोम 15 जो है वो 15 नंबर वाला जो क्रोमोसोम लंबा हो गया है, ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा है, ठीक। दैट बिलोंग्स 21, मतलब, और दैट बिलोंग्स टू द पेयर ऑफ 21 अटैच्ड टू इट। 21 वाला 15 पे जाकर चिपक गया, मतलब ट्रांसलोकेशन हुआ, जिसकी वजह से वो क्रोमोसोम लंबा हो गया। इसने ये नहीं बोला है कि क्रोमोसोम बढ़ गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में होगा कि क्रोमोसोम बढ़ गया है तो पॉलीप्लॉइडी, अगर इसने बोला है इन्वर्ट हो गया तो इन्वर्जन, ठीक है। अगर इसने बोल दिया एग्जैक्ट कॉपी बन गई तो डिप्लीशन, अगर इसने बोल दिया कि 15 नंबर क्रोमोसोम कट गया, डिलीट हो गया, डिसॉल्व हो गया, तब डिलीशन है, ठीक है। ऐसे आंसर करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ड्यू टू ट्रॉमा द olfactory filament emerging from the nasal cavity were torn. Through what bone do they pass normally? ये एनाटॉमी है, ठीक है। एनाटॉमी में ये तुम्हारा आंसर अगर गलत भी हुआ होगा, हाँ, मेरा हुआ है आज गलत इसमें। ओके, कल ये मैंने किया था नजल क्यूनिफॉर्म, वो ओके, सही हुआ था, और आज वो करा था, आज एथमोइड सही हुआ है। नहीं, इथेमॉइड करेक्ट आंसर है। ये डॉक्टर आशिक के जो उसमें डॉक्टर आशिक एंड डॉक्टर फराज वाले में ये लोग कंफ्यूज कर रहे होगा। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कल, याद दिलाना ये प्रॉपर, क्योंकि एथेमॉइड ही इकलौता ऐसा बोन है जो इस फिलामेंट के प्रोसेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यूनिफॉर्म ऊपर होता है, नजल बोन जो होता है आगे होता है, मैक्सिला तो लेटरल पार्ट है जो कि एकदम आउट ऑफ दिस जोन है। इंफीरियर नजल कोन का जो है वो भी कभी नर्व से टच में नहीं जाता। देखो ये ऑल्फैक्टरी फिलामेंट जो है नर्व का है। क्यूनिफॉर्म का होता है, क्यूनिफॉर्म जो होता है लेटरल अपर, कल दिखा दूंगा मैं फिर से उस पे, ओके। ठीक है, उसका टेंशन ना लो, बस इतना याद रखना एथेमॉइड जो है करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन है, अ पेशेंट वाज रेफर्ड टू द duodenal endoscopy and it detected an inflammation of the major duodenal papilla and disturbed bile secretion in the intestine lumen. In what part of duodenum were these disturbance detected? कौन से पार्ट में? बाइल सिक्रेशन डिसेंडिंग या डिसेंडिंग। In what डिसेंडिंग साइड। part of duodenum? duodenum किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं का है? यार, स्मॉल इंटेस्टाइन। असेंडिंग होगा शायद। नहीं, अपने आंसर पे स्टिक रहो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कौन सा आंसर है। मनोज तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? असेंडिंग लुक जा, सिक्रेशन पूछ रहा है तो मतलब असेंडिंग ही लग रहा है। छोड़ता है, संन्यास लेना पड़ेगा लग रहा है। असेंडिंग अरे लग कोई रहा नहीं, है ट्राई मुझे। करो, कोई नहीं, ट्राई करो, हेतल तुम बताओ। डिसेंडिंग। डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग करते हैं। अब देखो इसमें में से कैसे करेक्ट करना है आंसर, तुम कैसे करेक्ट आंसर करना है। देखो पहली बात तो पहला ये लाइन तो हटा ही दो, कोई मतलब नहीं इसका। इन्फ्लामेशन ऑफ द मेजर ड्यूडेनल पैपिला एंड डिस्टर्ब्ड बाइल सिक्रीशन इन द इंटेस्टाइन ल्यूमन, बस ये लाइन काम की है, ठीक है। मैं बार बार क्या बोलता हूँ कि तुम क्वेश्चन को कम से कम समझ जाओ कि वो पूछ क्या है, ठीक। इसने बोला है कि इन्फ्लामेशन हुआ है मेजर ड्यूडेनल पैपिला पार्ट में और सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल ल्यूमन। तो इस मोमेंट पे अभी मैं तुम्हारा जीआईटी कल ही कवर करने वाला हूँ, पहले इसको बता दे रहा हूँ तुम्हारा कि ड्यूडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूडेनम जेजनम इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम एक लौता ऐसा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास दोनों के साथ शेयरिंग करता है, ठीक है।
ये ध्यान रखने इमेजिन करने वाली चीज है, कल मैं दिखा भी दूंगा। और उसमें में से हॉरिजॉन्टल असेंडिंग सुपीरियर पार्ट कोई होता नहीं है, हॉरिजॉन्टल असेंडिंग और डिसेंडिंग पार्ट होते हैं। ड्यूडेनल बल्ब जो बनता है वो भी कल दिखा दूंगा, यहाँ पे डिसेंडिंग बस याद रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38-year-old man with schizophrenia was treated with the psychotic drug for a long time. He complains of uncoordinated movement and hand tremor, sleeplessness. What group of drug can have such effect? तो ये है साइड इफेक्ट, पहली बात, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, कंप्लेन ऑफ अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, हैंड ट्रिमर एंड स्लीपलेसनेस, ये है साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ये लिख भी दिया लास्ट में। तो इसका मतलब हाँ, मूवमेंट्स वगैरह इसलिए ट्राई करो हेतल, तुम्हारा क्या? न्यूरोलेप्टिक्स। हेतल तुम्हारा? वो फर्स्ट। ट्रैंक्विलाइजर नहीं है। अब देखो आंसर कैसे करना है, अब इसको भी पॉइंट आउट नोट डाउन करो। ट्रैंक्विलाइजर तब आंसर देते हैं जब हाइपर एक्टिव मोड पे हो जाता है। हाइपर एक्टिव मोड पे कोई है, उसको तुम्हें नॉर्मल लाना है। जब भी क्वेश्चन में हाइपर एक्टिव मोड है, उसको तुम्हें नॉर्मल लाना है, तब ट्रैंक्विलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। कोई एकदम लो एक्टिव मोड पे है, उसको नॉर्मल लाना है, तो एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, ठीक है। एडाप्टोजन कुछ होता नहीं है, साइकोमोटर स्टिमुलेंट ये भी नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर न्यूरोलेप्टिक क्यों है? न्यूरोलेप्टिक फार्मा में तुम्हारा कवर होगा। ये याद रखो कि सिजोफ्रेनिया में उसे साइकोटिक ड्रग दिया गया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें ये एक लाइन लिखो कि एंटी मतलब साइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट जो होता है, एंटी साइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट जो होता है, ये है लिखा हुआ, ठीक है। साइकोटिक ड्रग जो है वो है न्यूरोलेप्टिक, लिखो एंटी साइकोटिक ड्रग न्यूरोलेप्टिक्स, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, ये मनोज तुझे बताना है। हाँ, अ पेशेंट विद द स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया वाज प्रिस्क्राइब्ड एंटीमाइक्रोबियल ड्रग दैट डिस्टर्ब द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबियल शेल। व्हाट ड्रग इज दिस? इज इट, बताओ। माइक्रोबियल शेल का मतलब होता है सेल वॉल। एजिथ्रोमाइसिन, बेंजाइल, ये फिर ये होगा बेंजाइल पेरिसिन सोडियम साल्ट। तुम हाँ, और वो तुम बताओ हेतल। एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन। अब समझ में आया? ये क्वेश्चन हम लोगों ने ये मेरा ये हुआ था। हाँ हाँ, मैं वही बताने वाला हूँ कि जब भी सेल वॉल की बात की जाती है, तो सेल वॉल पे एक्टिव एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन के डेरिवेटिव होते हैं या तो पेनिसिलिन होते हैं। मैंने ये किया था तो मेरा सही आया था एरिथ्रोमाइसिन। हो सकता है वो तुमने जिस प्लेटफॉर्म को चूज किया वो गलत। मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। पेनिसिलिन डेरिवेटिव सॉल या पेनिसिलिन जो होते हैं वो सेल वॉल पे करते हैं, ये डिस्टर्ब द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसलिए तुम्हारा आंसर मैंने किया यहाँ पर कि अभी ये फिर से तुम्हारा फार्मा में कवर होगा। पेनिसिलिन जो है वो माइक्रो मतलब कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ते हैं। लिख लो जिस भी लैंग्वेज में लिखना हो, ठीक है। डोंट वरी, मैं कवर करूंगा सब कंसेप्ट फार्मा में। अब देखो ये कल वाला आंसर है, ध्यान होगा, कल कवर किया था हम लोगों ने। अब ये वाला देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है जो पैथो में फिर से आएगा। A 40-year-old man complained of general weakness, headache, wet cough, shortness of breath. After clinical examination, he was diagnosed with the pneumonia. What type of hypoxia is observed? क्या क्या कहते हो? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी। क्योंकि उसके सब सिम्टम्स एक तो ब्रेथ से लेके न्यूमोनिया सर्कुलेटरी तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। ना ना ना, ये अप्रोच गलत है। देखो नो डाउट आंसर तुम्हारा सही है, पर अप्रोच गलत है। अप्रोच इसलिए गलत है कि ये हेडेक, वेट कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये सिम्टम नहीं है। वेट कफ इज अ सिम्टम ऑफ निमोनिया, इट इज गिवन, ठीक है। निमोनिया में होता क्या है कि लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। तो जो हमारा एक्टिव एलोलाई है उसका नंबर कम होता है, जिसकी वजह से
ऑक्सीजन जो है उसका एक्सचेंज कम होता है। दैट्स वाई रीजन इज रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिया, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। गॉट इट? और हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता है? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए। पहली बात तो हाइपोक्सिया इटसेल्फ इज मीनिंग होता है कि ऑक्सीजन वहां पे कम कम पहुंच रहा ऑक्सीजन है। पहुंचना। और अब इस जैसे इसका हेमिक हाइपोक्सिया। हाँ बता रहा हूँ, एक ओके। मिनट। हाइपोक्सिक वाला पहले देख लो, फिर एक एक करके पांचों कवर कर देता हूँ। अब किसी को क्या हुआ कि अब वो सांस ले रहा है, किसी रूम में तुमने बिठा दिया, वहां पे ऑक्सीजन ही कम है, ठीक है, तो उसके पास होगा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, क्योंकि उसका लंग्स प्रॉपर काम कर रहा है, टिश्यू अच्छा काम कर रहा है, ब्लड सेल्स है। वहां पर तुमने ऑक्सीजन की कमी कर दी, दैट इज रीजन दैट इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। अब होता है सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया। सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया तब होता है जब मान लो कि कोई सांस तो ले रहा है, ऑक्सीजन भी प्रॉपर प्रेजेंट है, लेकिन उसको प्रॉब्लम है क्रोनिक हार्ट डिजीज की, ठीक है, उसका हार्ट जो है इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर रहा है, तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, दैट इज द रीजन वहां पे होगा सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया, ठीक है। अब अगर बोल दिया किसी को सिकल सेल एनीमिया है, किसी को हीमोफीलिया है, उस मोमेंट पे उसका जो हीमोग्लोबिन आरबीसीज है वो प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, ठीक है, सो उस मोमेंट पे आएगा हेमिक। टिश्यू हाइपोक्सिया तब होगा जब मान लो कि मैंने तुम्हारा क्या किया कि एक हाथ पे तुमने कस के बांध दिया रस्सी, अब वहां पे क्या हुआ कि तुमने ब्लड वेसल्स को कंप्रेस कर दिया, तो जो आगे वाला जो तुम्हारा जोन होगा वो पड़ जाएगा काला, पहले नीला फिर काला, स्किन, तो उस केस में होगा टिश्यू हाइपोक्सिया। समझ में आया? यस। ठीक है। अब ये क्वेश्चन गलत होगा? नहीं। नो। रेस्पिरेटरी इसलिए आया क्योंकि निमोनिया है, निमोनिया के केस में एक्टिव एल्वेलाई कम हो जाते हैं, दैट इज द रीजन इट इज अ रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिया। अप्रोच ये है, ठीक है। ओके। चलो, अब ये क्वेश्चन है ब्लड टेस्ट, ये कल वाला है, क्या आंसर था मनोज बताओ जल्दी से। लो यस। इम्यूनिटी वाला देगा ना। ना ना क्या ना ना गैस ट्रांसपोर्टर है। क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। हाँ सॉरी क्वेश्चन सॉरी। क्वेश्चन देख के, ठीक है। अब एक बात हाँ बताओ, सॉरी। कोआगुलेबिलिटी कब आएगा आंसर? जल्दी जल्दी जल्दी। ब्लड क्लॉटिंग, थ्रोम्बोसाइट, हाँ ब्लड हाँ क्लॉटिंग हाँ बस है। हाँ। ठीक। न्यूट्रिएंट प्लाज्मा में होते हैं, हाँ हाँ इम्यूनिटी डब्ल्यूबीसी, तो आंसर यहाँ WBC। पर गैस था, ठीक। चलो, ये वाला जो है क्या कहते हैं, ये सिर्फ क्रॉप का स्पेशल क्वेश्चन है, तो मैं बाहर नहीं पूछने वाले। इसका क्या आंसर है तुम्हारा, जल्दी बताओ। फ्लेगमेटिक। बस याद रखना क्योंकि इससे बाहर कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये कल हमने यूज किया था। एबायोटिक कोलिसिन इज यूज्ड टू डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिवेंशन एंड प्रोटीन सप्रेसर ग्रोथ फैक्टर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स, कोलिसिन जो सीक्रेट हो। कल हो परफेक्ट। गया। और न्यूक्लियस उसमें नहीं होता, कल कंसेप्ट तुम लोग को आई होप याद होगा। अब इसमें पूछा हुआ है ग्लूटेन किस में प्रेजेंट होता है, ग्लूटेन प्रेजेंट किस में होता वीट। है? वीट। व्हीट में। परफेक्ट। ग्लूटेन व्हीट में, एल्बुमिन के एस आएगा तो एग आता है, ठीक है। राइस जब भी पूछा जाएगा तो वो कॉल राइस वाटर ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक है, वहां पे याद रखना, व्हाइट कलर। हाँ, अब वो ये वाला, to treat a trick area and remove the itching skin rash, a patient was prescribed the Demerol. What mechanism of action that is drug is effective in such case? बताओ क्या किया था आंसर? कॉम्पिटिटिव H1 रिसेप्टर वाला। H1 रिसेप्टर ब्लॉकेज। अब इसका तुम कंसेप्ट तो मैं तुम्हें फार्मा बता दूंगा, पहले इसका मीनिंग समझ लो। ट्रिक एरिया को ट्रीट करने के लिए डिमेट्रोल दिया गया है, डिमेट्रोल के मैकेनिज्म पूछा है, ठीक है। H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 क्या है, ये मैं फार्मा में कवर करने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऑब्टुरेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट रिजल्टेड इन द डिक्रीज इन bile flow into the duodenum, which then causes problem with the absorption of what absorption? लिपिड में ना 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 लिपिड नहीं होगा। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट होगा सिर्फ। फिर से देखो, पेशेंट के बाइल डक्ट को कट हुआ है या तो खराब प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से डिक्रीज बाइल फ्लो नहीं जा पा रहा है। बाइल फ्लो, बाइल साल्ट, बाइल किस चीज के लिए यूज होते हैं? लिपिड। परफेक्ट। और मनुष्य क्यों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट किस बात के लिए बोल रहे थे? ये लिखो मनोज, तुम लिखो इसको। देख रहा हूँ।
कि बाइल जो है वो फैट या लिपिड को डिसॉल्व करने के लिए होते हैं यूज, ठीक है, बाइल के एंजाइम जो होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूकोसा एंड स्पूटम ऑफ पेशेंट फॉर लॉन्ग टाइम वाज टेकिंग इम्यूनोसप्रेसेंट contain a large gram-positive void-budding cells that are arranged quartically and elongated cell arranged in a chain, ठीक, arranged in a chain। अब बताओ व्हाट इज अ पॉजिटिव एजेंट, बताओ आंसर नो बताओ, भैया। क्या आंसर किया था, आंसर क्या किया था, ए में भी क्या ए आंसर किया था बताओ, मनोज तुम्हारा आंसर क्या था, स्टेप को गया था मेरा तो। स्ट्रोक ही था, और तुम्हारा ए कैंडिडा। अब देखो मनोज, जो तुम्हारा अप्रोच किया कैसे भी किया दैट आई डोंट नो, पर वो करेक्ट वे में तुम जा रहे थे, पर ये ट्रिकी क्वेश्चन था। कैसे, इलोंगेटेड चेन, ये वाला मोस्ट एक्यूरेट जाने वाला था, स्ट्रेप्टोकोकाई इलोंगेटेड चेन, अगर अकॉर्डिंग टू द बेसिक माइक्रोबायोलॉजी चलोगी। पर इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था कि ओवर बडिंग सेल दैट अरेंज्ड क्वार्टिकली एंड इलोंगेटेड सेल, दैट्स अ कैंडिडेट आंसर, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ लोगों का गलत हुआ है, वो स्ट्रेप्टो समझ गए हैं सिर्फ इलोंगेटेड चेन। जब भी क्वेश्चन पढ़ना है सिर्फ लास्ट या तो वो पार्ट नहीं देखना जो तुम्हें आता है, वो पार्ट देखना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलो अब इस केस में ये वाला आंसर था, आई होप तुम लोगों ने दे दिया होगा, बताओ। चलो मैं, यूरेनिया। ठीक है मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, हाँ एक बार मनोज तुम्हारे लिए। A 49-year-old woman had a long history of the chronic glomerulonephritis of she died. Autopsy shows that her kidney जो large है, weight 65, dense and linsey granular. Fibrinous inflammation of the serous and mucous tunics. Dystrophic degeneration of parenchymal organ. Take cerebral edema were detected as well. What complication caused by change in this serous tunic? नो आइडिया। ये हेतल आंसर लिखो, इसका डीआईसी सिंड्रोम करेक्ट आंसर है। यूरेमिया नहीं है करेक्ट। नहीं, ये डॉक्टर आशिक वाले इसमें गलत है। ये मोस्ट कंट्राइंडिकेटेड क्वेश्चन था जो एक्सप्लेन किया जा रहा था। अब देखो डीआईसी सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 3 फीचर होते हैं, उसमें से एक होता है कि वो पेरेन्काइमल सेल जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। लिख लिए, हाँ लिख लिए कि फिर से बताऊं? नाना लिख लिया। चलो अच्छा, अगर लिख भी लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो भी मतलब कि इस चीज़ को बस ध्यान रखना कि जो डीआईसी सिंड्रोम होता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल कंसेप्ट, हाँ वहाँ पे पहला पॉइंट लिखो मैसिव टिश्यू डिस्ट्रॉय, दूसरा सेप्सिस, तीसरा एंडोथेलियल ट्रॉमा। ये क्लिनिकल फीचर हैं डीआईसी के, ठीक। इसमें में से एक फीचर दिया हुआ है, अगर ये देखो कि ये फीचर जो है पेरेन्काइमा ऑर्गन्स दिया हुआ है, दैट्स व्हाई डीआईसी करेक्ट आंसर था, ठीक है। दूसरा क्या बोला, मैसिव? मैसिव टिश्यू डिस्ट्रॉय, दूसरा सेप्सिस, तीसरा एंडोथेलियल ट्रॉमा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है तो तुम्हारे लिए। A 55-year-old man with a many year history of the mitral insufficiency developed the acute heart failure. What pathophysiological type of heart failure can they observe in this case? Acute heart failure हुआ है, और मेनी ईयर हिस्ट्री ऑफ मिट्रल इंसफिशियंसी, मिट्रल जहाँ कहाँ होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, वहां में प्रॉब्लम हुआ है। अब बताओ आंसर, क्या आंसर है तुम्हारा? कार्डियक वॉल्यूम ओवरलोड। ओके, क्योंकि क्यों? अगर वो इनसफिशिएंटली डेवलप्ड होगा तो मतलब वो टेबल नहीं होगा ना ऊपर का फ्लो ऐसे ये करने के लिए नहीं, ओके, तो उसके वॉल्यूम का ओवरलोड हो सकता है। मनोज तुम्हारा क्या आंसर है? सेम वॉल्यूम ओवरलोड। और ये तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेसन, ये तुम्हारा कंसेप्ट भी एकदम सही गया है, अप्रोच एकदम सही था, ठीक है। कि मिट्रल इंसफिशियंसी है ऊपर की साइड, वो क्लोज क्रॉप प्रॉपर नहीं हो रहा है, बार बार ब्लड भरता जाएगा, इसकी वजह से वॉल्यूम ओवरलोड होने वाला है।
So next question, Manoj, तुम्हारे लिए. A patient with a bilateral adrenal damage developed a dark brown skin color. Histochemical analysis of the patient's skin shows negative pulse reaction. What pigment caused the skin discoloration in this case? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी. मेलेनिन होगा, मेलेनिन स्किन के लिए. जल्दी क्योंकि जल्दी. मेलेनिन ब्राउन कलर के लिए होता है. लिपो वाला फर्स्ट और हेमोसाइडरिन ब्राउन प्लस येलो होता है. तो मेलेनिन आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग? हाँ, होना तो मेलेनिन चाहिए. हाँ, फिर से बताओ, क्या क्या रीजन बता रही थी? मेलेनिन में सिर्फ ब्राउन कलर का वो ये होता है, व्हाट डू यू से, और लिपो वाला जो है और हेमोसाइडरिन में ब्राउन प्लस येलो कलर होता है, तो कुछ है. चलो ठीक है. नेक्स्ट, अब याद रखने के लिए, एक्चुअली मैं मेलेनिन क्लिक कर रहा था, हेमोसाइडरिन क्लिक हो गया. याद रखने के लिए जो मैं बता रहा हूँ, इसको मैंने इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हें, ये निगेटिव पल्स रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है. अब नोट डाउन करो, पॉजिटिव पल्स रिएक्शन जो होता है वो हेमोसाइडरिन में होता है. लिख लिया? एक मिनट. पॉजिटिव पल्स रिएक्शन हेमोसाइडरिन में होता है. पॉजिटिव हेमोसाइडरिन, नेगेटिव मेलेनिन. ना 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 ना, मैंने ये थोड़ी बोला निगेटिव का मतलब मेलेनिन होगा. मैंने सिर्फ इतना बोला है कि पॉजिटिव पल्स रिएक्शन जो है वो हेमोसाइडरिन है. ओके, तो यहाँ पे भी तो लिखा है. हाँ, जो तुम्हारा अप्रोच सही था. देयर इज डेवलप डार्क ब्राउन स्किन कलर मेलेनिन की वजह से, नो डाउट आंसर करेक्ट है तुम्हारा, ठीक है. मैं ये बता रहा हूँ, अगर पल्स पॉजिटिव देख रही हो तो देयर इज आंसर गोइंग टू बी हेमोसाइडरिन, ठीक. वन थिंग मोर, अगर सुडान पॉजिटिव है तो उस केस में लिपिड. लिखो इसको भी, दूसरा पॉइंट. मनोज तुम भी लिखो. लिख लिया? तीसरा पॉइंट, कॉन्गो रेड पॉजिटिव है तो एमिलोइडोसिस, ठीक है. इसमें से अब रुको रुको, नेक्स्ट, सुजान पॉजिटिव के लिए क्या बोला तुमने? लिपिड फैट, ओके, ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है मनोज तुम्हारे. On an ophthalmologist used 1% mesoton phenylephrine solution for the diagnostic purpose. Dilation of pupil for the examination of the fundus of eye. In this case, drug induced the mydriasis caused by. ये स्टार्ट आंसर तो उसके पहले बता दूं तुम्हें कि मिड्रियासिस जो है, सुनो सुनो सुनो, डायलेशन ऑफ पिपल फॉर द एग्जामिनेशन जो है ना, डायलेशन ऑफ पिपल जो है, ये मिड्रियासिस कहते हैं इसको, ठीक है. और अब बताओ आंसर. Activation of beta 1 adrenoreceptor. एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 एड्रेनोरिसेप्टर, ये बोल रहे थे आंसर ना. Alpha 1. अब लिखो, नोट डाउन. बीटा 1 जब भी आंसर तुम्हें देना हो वहां पर ब्लड वेसल देगा. लिख लिया? बीटा 2 जब भी बोलेगा वहां पे हार्ट का आंसर होना है. लिख लिया? ठीक है. और बाकी बस इन्हीं तीनों में तुम कंफ्यूज हो गए और इन्हीं तीनों में आंसर आना है, बाकी कुछ छूना भी मत, ठीक है. एसिटिल, बोलो बोलो. ये आंसर कैसे आया लेकिन? ये फार्मा का कंसेप्ट है ना, अभी तो तुम्हारा फिजियोलॉजी चल रहा है, फार्माकोलॉजी में मैं कवर करने वाला हूँ फिर से, ठीक है. चलो, ये आज का वाला है. अब एक बात बताओ, अ पर्सन हैज इंक्रीज्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज. What indicator of external respiration will be significantly increased compared to the resting stage? Respiratory volume. Inspiratory or expiratory? Respiratory volume only. Last वाला. Perfect. अब respiratory volume क्या होता है? मतलब Total respiration, volume, total volume of respiration. respiration.
रेस्पिरेशन इज द सुनो सुनो सुनो, रेस्पिरेशन या तो तुम ब्रीथिंग और करके लिखो इज इक्वल टू इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन। बहुत। ठीक है, अब बंदा फिजिकली एक्सरसाइज कर रहा है तो बहुत जोर जोर से सांस लेगा, तो उसका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? सो दिस क्वेश्चन है तो तुम्हारे लिए, genealogical analysis of a child with the myotonic dystrophy determine this disease present in every generation, occurs equal frequency in relative for both gender. The risk of inheriting this disease is equal no matter which parent is affected. If one of the parent is heterozygous for this disease and other parent is healthy, this risk of them giving birth to the sick child is 50%. What type of disease is this? ये होगा डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्योंकि इसमें पूरा जनरेशन को ये करा है। अगर पूरा जनरेशन हाफ होता, लाइक नॉट पूरा जनरेशन, तो होता रिसेसिव। ओके तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। ओके, मनोज तुम्हारा कुछ और आंसर इसमें? एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट क्यों बोले, रीजन? 50% दिया ना उसने, मतलब 50% वो मतलब उसको कर रहा है इफेक्ट। तो यहाँ पर कहीं पर तो 50% का मतलब एक्स लिंक्ड होगा? ना ना ना, मतलब वो अकेला अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट का रिसीवर का डोमिनेंट का बता जब मतलब कि टोटली कर रहा होता 100% रेशियो निकलता। एक्स लिंक डोमिनेंट। अब आंसर गलत का ऐसे नहीं हुआ तो हाँ, गलत क्यों हुआ मैं ये बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन में देखो ये दे रहा है कि प्रेजेंट इन एवरी जनरेशन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, दैट सिंपली मींस कि डोमिनेंट है। पहला तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि देखो दोनों में डोमिनेंट था, मतलब मनोज तुम हाफ आंसर तक आ चुके थे, ठीक है, आधा तुम्हारा कैसे गलत हुआ। occurs equal frequency in relative of both gender, तुम यहां पे बात खाए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में इक्वल फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। तुमने यहाँ एक्स लिंक बोल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल में ज्यादा होना हुआ, ठीक है। और उसके आगे देखो, रिस्क ऑफ इनहेरिटिंग दिस डिजीज इक्वल नो मैटर विच पैरेंट इज अफेक्टेड, यही लाइन दोबारा बोली गई कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में होना है। इफ वन ऑफ द हेटेरोजाइगस, ये तो उसका कंडीशन बता दिया आगे, तो तुम ये वाली लाइन मिस कर गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर बोल रहा है हर जनरेशन में प्रेजेंट है, मेल फीमेल डजंट मैटर, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, राइट? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मनोज तुम्हारे लिए कि आफ्टर सेंसिटाइजेशन अ टेस्ट एनिमल रिसीव्ड सबक्यूटेनियसली डोज ऑफ एंटीजन, at the site of injection the fibrinous inflammation developed with the alteration of the blood vessel wall, basal substance and fibrous structure of the connective tissue. The inflammation took form of mucoid and fibrinoid degeneration, fibrinoid necrosis. ठीक, अब what immune responses happen? क्या प्रॉब्लम हुई? इमीडिएट। ओके, तुम्हारा हेतल, तुम्हारा क्या आंसर है? इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी। परफेक्ट, व्हाट इज द रीजन? एंटीजन की वजह से, एंटीजन इसकी वजह से मतलब कि इन्फेक्शन वगैरह रोक नहीं रही। ओके, ट्राई रीजन करेक्ट, रीजन ट्राई करो, ट्राई क्योंकि उसको उसको जैसे कि इंजेक्शन दिया गया है, तो उसके बाद उसको क्या हुआ है, कुछ एलर्जी टाइप्स हो गया है आई गेस, वेसल वॉल्स और बेसल सब्सटेंस और ये सब ओके कनेक्टिव टिश्यू पे। ओके, तो जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है वो एलर्जी से रिलेटेड होती है। अप्रोच सही। एन इम्यून रिस्पांस तो मतलब इमीडिएट ही आएगा ना। अब देखो तुम्हारा मतलब सही है, बट इट इज लाइक ओके, ठीक है। अब तुम्हें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा मैं ये बता रहा हूँ।
Sensitizer test animal receive the subcutaneously dose of antigen. Subcutaneously dose of antigen. जहां पे इंजेक्शन गया वहां पे fibrinous inflammation, अल्ट्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड बेसल सब्सटेंस, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा है कि साइट ऑफ इंजेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई, इंफ्लेमेशन हो गया, तुम्हें तुरंत जाना है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन फर्स्ट पे, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फर्स्ट जो है वो है तुम्हारी इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि इसने बताया है कि आफ्टर सेंसिटिविटी, इसने तुरंत बताया, ठीक है, एट द साइट ऑफ इंजेक्शन प्रॉब्लम हुई है। और दूसरी बात जो मनोज बोल रहा था वो ये बात ये है कि इम्यून रिस्पॉन्स अगर यहाँ पर इम्यून से रिलेटेड एक्चुअली सेकंड भी आ जाता है। तो ये तुम्हारा हर बार करेक्ट आंसर नहीं देगा, पर हाँ बोल सकते हो कि हाँ ठीक है। अब ये इसमें में से अलग अलग कौन से हो गए, ट्रांसप्लांटेशन तब जब बोला जाएगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी, ठीक है। नॉर्मोजेनिक मतलब कोई इन्फ्लामेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाउ ग्रेनुलोमीटर्स का मतलब हुआ कि ग्रेनुलर फॉर्मेशन, ठीक। ग्रेनुलर फॉर्मेशन, यहाँ पे ग्रेनुलर फॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है ग्रेनुलर फॉर्मेशन, ठीक। चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि in 1970 scientists determined the severe case of the neonatal jaundice was caused by the disturb conjugation of the bilirubin in the hepatocyte. What substance is used to conjugate formation? ग्लूकोयूरोनिक। ओके, क्यों? ऐसे आंसर मनोज तुम्हें पता है? ऐसे ही है मेरा ही। चलो ठीक है मैं बता रहा हूँ। ये मोस्ट प्रोबेबल। अच्छा सुनो, ये वीडियो मैंने YouTube पे बना के डाला हुआ है इसका एक्सप्लेन करके, ठीक है। कल तुम लोग से रीजन पूछूंगा, उसमें रीजन अच्छे से, जब भी फ्रेश माइंड हो तुम्हारा, आज रात को कल एक बार देख लेना। ग्लूकोरोनिक एसिड तुम्हारे याद करने के लिए बता देता हूँ कि ये हीमोग्लोबिन जो है टूटता है, बिलीवर्डिन बनाता है, पहले बिलीरुबिन बनाता है फिर बिलीवर्डिन बनाता है, बिलीवर्डिन जो है जाकर, पूरा मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर वो मतलब कि एल्बुमिन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है, फर्दर जाने के बाद कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन होता है एंड एसिटिल आई मीन ये ग्लूकोनिक एसिड के साथ, फिर उसके बाद फर्दर ये होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन, वो होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कलर होता है, जॉइंटिस भी एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा तुम्हारा कंसेप्ट वहां पे है। ये उस वाले में तो नहीं है, बड़ी कोएस्पायरेंस वाले में है मैं लिंक भेज दूंगा। Okay. ये आंसर एक्सप्लेन है, ठीक है। 2021 पेपर देखोगे उसमें एक्सप्लेन है। फिर उसके बाद हाँ, है ये है कि ये क्वेश्चन मनोज तुम्हारे लिए, अ मैन वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन द कोमा स्टेट, कल बताया हूँ ये। 5 year long history of the diabetic mellitus 2, ठीक। ऑब्जेक्टिवली पेशेंट रेस्पिरेशन इज नॉइसी, डीपी, एसीटोन ब्रीथ ऑर्डर, ब्लड ग्लूकोज हाई है 18.2, कीटोन बॉडी भी हाई है 100। These signs are characteristic of the following diabetic complication. बताओ मनोज, आंसर बताओ। जैसे कीटोन लग रहा है लेकिन होगा हेपेटिकोमा। कीटोन एसिडोस। क्या आंसर है तुम्हारे साइड, तुम्हारे टाइप से, तुम्हारे अकॉर्डिंग? हेपेटिक जाना चाहिए लेकिन कीटोन लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है कीटोएसिडोस। और ये तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? कीटोएसिडोसिस। एक्चुअली कीटोन ही है। अब देखो हिपैटिक क्यों हुआ तुम्हारा, हिपैटिक करने का क्या रीजन था? चलो उसको पॉइंट आउट करो, लिखो। मैं इसी क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट बता रहा हूँ। पहला कॉमा स्टेट, कल मैंने क्या बताया, जब कॉमा देखना हो, कॉमा में क्या होता है? कॉमा मतलब वो अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस, ठीक है। पहला ट्रिक मतलब पहला की। दूसरा डायबिटिक मेलाइटस टाइप 2, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में क्या होता है? फर्स्ट वाले में वो इंसुलिन, वो तो डायबिटिक इंसिपिडस हुआ, ये डायबिटिक मेलाइटस है, डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में ये प्रोड्यूस होता है, नहीं फर्स्ट में नहीं होता है, सेकंड में होता है, लेकिन यूज कैसे करना है वो नहीं बताता है। 1 में प्रोड्यूस जो होता है वो नहीं हो, मतलब टाइप 1 में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, ठीक है। टाइप 2 में प्रोड्यूस तो होता है पर वो सफिशिएंट नहीं होता।
उसके सफिशिएंट सॉरी उसके वर्क रिसेप्टर्स नहीं नहीं, कर पाते फर्स्ट। रिसेप्टर नहीं होते, ठीक है, ओके। ये नोट डाउन कर लो दोनों लोग। और उसके बाद क्या है कि पेशेंट्स रेस्पिरेशन रेट नॉइजी, ये सब एसीटोन, एसीटोन ये याद रखो, एसीटोन, ठीक, कीटोन एसीटोन जब भी आए इससे आंसर है। चलो ये वाला बताओ, मेडिकल स्टूडेंट हितल तुम्हारे लिए, मेडिकल स्टूडेंट वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन द इन्फेक्शियस डिसीज until the second day after the disease onset. The patient suspected to have the infectious mononucleosis. What result in the laboratory analysis can confirm the diagnosis immediately on the day of hospitalization. कल हुआ ये। कल हुआ है IgM एंटीबॉडीज टू एब्स्टेन बार बॉडीज ओके, बार वायरस, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। हाँ ओके चलो, ये क्वेश्चन है मनोज सुमाइली। अ पेशेंट वाज डायग्नोज्ड विद द ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन, सॉरी पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या प्रॉब्लम ऑब्जर्व होगी? increase force in expiratory Okay. volume. फोर्थ एक्सपायरेटरी Volume. हेतल तुम्हारा क्या आंसर है? बी होगा, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, तो उसका इंक्रीज तो कुछ भी नहीं होगा आई गेस। डिक्रीज फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हाँ क्या करके? एक्चुअली इसमें जो है इस क्वेश्चन में मैं मतलब कि जो बता रहा हूँ वो याद रखो। पहली बात यह है कि आंसर अभी थोड़ा इसलिए साइड कर दो, साफ साफ ये ध्यान रखो, ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है कि जो हमारा सॉरी ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया डैमेज होता है, ठीक है, जब ट्रैकिया डैमेज होता है तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो प्रॉपर अमाउंट में, पहली बात तो हमने इनहेल तो कर लिया, ठीक है, लेकिन अब सपोज है जैसे हमने 100 ml क्यूबिक सेंटीमीटर का हमने एयर लिया हुआ है तो वो 100 पहुंच नहीं पाता, क्योंकि ट्रैकिया बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कभी कभी कुछ होता है ना कि वो क्रश हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, मतलब पाइप अंदर से फुट। अब ऐसे बताओ कि एक पाइप से तुम 1 मीटर की दूरी पे पानी भेज रहे हो या हवा भेज रहे हो, हाँ, तो 1 मीटर दूरी अगर उसी पाइप से तुम्हें हवा चाहिए, अगर क्लोज पाइप है तो 1 लीटर पानी पहुंच जाएगा, हाँ ठीक है, पर वही अगर मैं बीच बीच में छेद कर दिया तो नहीं पहुंचेगा, 1 लीटर का, मनोज समझ रहे हो ना? कम पहुंचेगा। एक लीटर का पूरा, 1 लीटर का पूरा नहीं पहुंचेगा, ठीक है, उस मोमेंट पे क्या होता है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि डिक्रीज फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, ये क्या होगा कि अस्थमा व्हाट चेंजेस पेशेंट्स पल्मोनरी वेंटिलेशन विल बी ऑब्जर्व, ये डिक्रीज फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, ये करेक्ट आंसर किस लिए है ये देखो। अब एक बात बताओ कि अब पाइप पे बीच में मैंने छेद कर दिया, ठीक है, अब 1 लीटर पानी वहां पहुंच पाएगा? नो नहीं पहुंच पाएगा ना, दैट इज द रीजन। हम जब सांस ले तो रहे लेकिन हैं, अस्थमा में तो हमें सांस छोड़ने में प्रॉब्लम होती है, लेने में नहीं होती। तो नहीं इसमें क्या है कि ये पूछ रहा है कि वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या प्रॉब्लम आए, लेकिन उसने अस्थमा, ऑप्शन तो ब्रोंकियल अस्थमा दिया, मतलब छोड़ने में तो दिक्कत होती है, लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होती। हमारा देख तो इसमें ब्रीदिंग इंक्रीज जो क्यों होती नहीं है, हुआ? तो ब्रीदिंग वही हुआ हमारे, ना, डिक्रीज्ड फोर्स एक्सपायरेटरी हाँ वॉल्यूम। वही जो तो हिंदी में बोल रहा है वही तो लिखा हुआ है, डिक्रीज इन फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। एक्सपायर मतलब बाहर हाँ, निकालना और डिक्रीज मतलब कम हो जाना। किस प्रॉब्लम, कौन सा वेंटिलेशन प्रॉब्लम होगा इसमें, ठीक है, और दूसरा ये क्वेश्चन वैसे घुमा फिरा कर अगर पूछेंगे तो ये बस ध्यान देना कि एक्सपिरेटरी वॉल्यूम ही टच करना, अदर चीज मत चेक कर लेना, ठीक है। ना। चलो ये क्वेश्चन है हेतल तुम्हारे लिए कि substances are excreted from the cell where the membrane structure, the Golgi apparatus connect to the cell membrane. The content of the structure is then expelled out. What process is this? एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, मनोज तुम्हारा बाहर आंसर क्या है? एक्सोसाइटोसिस। चलो एक्सप्लेन, गोल्गी मतलब ये तो सिंपलेस्ट चीज थी। कल किया हुआ ना सर हाँ जी। चलो अब ये क्वेश्चन जो है मनोज तुम्हारे लिए, इन द हेमाटोलॉजी अंटिल द पेशेंट विद द ल्यूकेमिया वाज प्रिस्क्राइब्ड 5-fluorouracil, ठीक है, दिस ड्रग, इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस। परफेक्ट, ये लिख डालो, ठीक है, इससे याद है, इनहिबिट डीएनए।
इसे नहीं याद है तो भी लिख कर लेना, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है तो तुम्हारा ये कि ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन मॉडलिंग ऑफ फ्रॉग मेसेंट्रिक ल्यूकोसाइट्स मार्जिनेशन एंड इमिग्रेशन थ्रू द ब्लड वेसल्स वाज ऑब्जर्व्ड। ये कल का क्वेश्चन है। व्हाट फैक्टर कॉज दिस प्रोसेस? व्हाट फैक्टर? Last, decreased oncotic pressure in vessels. हाँ सेकंड होगा, चिमोस्टेट मैं भाई कल किया तो था। मैं वही कह रहा था, कल किए थे वहां पे। अब बताओ, कल शीश, कल वाले में ध्यान होगा तो ये था कि ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन leukocyte एंड इमिग्रेशन। सो हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जब भी तुम्हें ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का दिखे, ठीक है, उस केस में कीमोटैक्सिक है, कीमोटैक्टिक रिएक्शन होते हैं। ऑनकोटिक तब आता है जब एल्बुमिन या प्लाज्मा blood प्रोटीन, plasma, हाँ ठीक है। जब हाँ पानी की वाटर की बात होती है तब हाइड्रोस्टैटिक होता हाइड्रोस्टैटिक। है। तो ये क्वेश्चन, ये तुम लोग का कंबाइंड रिजल्ट आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, अब चलो, जिसका टर्न वो आंसर देगा। अब मनोज तुम्हारा टर्न है। abdominal cavity revision detected a venous bleeding from the hepatoduodenal ligament. The vein damage. Which vein damaged? क्या आंसर लगता है? abdominal cavity venous bleeding from the hepatoduodenal ligament. कौन सी वेन डैमेज होगी, क्या लगता है? हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल। अच्छा, और तुम्हारा क्या नाम हाँ है? hepatic हितल? portal vein, ओके। नाम ठीक अब है। हेपेटिक पोर्टल वेन क्यों? क्योंकि जो वो हेपेटोडर्मिनल की वजह से, लिगामेंट है उसके पास यही वाली वेन होती है, ओके हेपेटोडर्मिनल उसको लिगामेंट सप्लाई। की वजह से। ओके, परफेक्ट, आंसर तुम्हारा सही है। और एक्चुअली इसमें कुछ बताना है ही नहीं। सिंपल सी बात है कि जो हिपैटोडर्मल लिगामेंट के पास से वेन निकलती है, हेपेटिक पोर्टल वेन नहीं होती है, इकलौती वेन है जो वहां से निकलती है। तो अगर नहीं याद है तो याद मतलब लिख लो कहीं पर। अब है अ पेशेंट प्रेजेंट विद द प्लॉसिस ड्रॉपिंग आईलिड, ठीक है। डाइवर्जेंट स्ट्रॉब, ये प्रोसेस जो है ये टी है, एल नहीं है। Disturbed accommodation and dilation of pupil indicate the damage of the nuclei of the certain pair of cranial nerve. क्या हो रहा है oculomotor। इसके, क्या हो रहा है इसके अंदर? मतलब डायरेक्ट एक प्यूपिल से इंक्रीज है। उसका जो जो आँख की आईब्रो है ऊपर वाली, हाँ वो बंद बंद सी, मतलब उसकी एक आँख बंद सी है, आधी बंद है, ठीक है। थर्ड होगी, थर्ड है शायद, थर्ड। oculomotor। ओके, पहली वाली नर्व का क्या नाम है? ऑप्टिक। वो क्या नाम, ऑप्टिक। पहली ऑप्टिक होती है। ऑप्टिक थर्ड होती है ना यार, यार कंफ्यूजन मत नहीं, ऑप्टिक करो। सेकंड होती है। पहली क्या होती है? पहली होती है कि olfactory, नोज वाली। ऑल्फैक्ट। पहली ऑल्फैक्टरी होती है, दूसरी होती है ऑप्टिक, ठीक है। ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व। तीसरी तीसरी होती है ऑक्यूलोमीटर। oculomotor। किलोमीटर। चौथी कौन सी होती है? ट्रोक्लियर। ट्रॉक्लियर। फिर पांचवी? ट्राइजेमाइनल। पांचवी वो ट्राइजन। ओके। फिर उसके बाद एब्ड्यूसेंस। abducens, हाँ। हम्म। फिर फिर फेशियल। फिर फेशियल। ठीक है, चलो इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा, इसलिए बोल रहा था मैं। फिर आगे देखो कि ये क्वेश्चन है मनोज तुम्हारे लिए। बस ये क्वेश्चन देखने में हुआ लग रहा है इजी, पहले बता दे रहा हूँ, तो डरने की बात नहीं। ये क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ रहा हूँ मनोज, ध्यान से सुनना। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही 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 सिर्फ वो करूंगा, क्या कहते हैं, जोर दूंगा। हाँ। 11-year-old girl is brought to the doctor's office by her mother, who complained that her daughter present with the weakness and swollen face for 3 days. The mother states her daughter had always been healthy and active until the onset of the symptoms. Physical examination revealed the generalized swelling of the face, pitting edema on the lower limb. Upon inquiry, the girl described the foamy appearance of her urine, denied any blood in urine, nocturnal urinary frequency, and pain during the urination. Lab study shows that there is proteinuria, urine में protein present है, microscopic hematuria, and what following is likely to be the cause of the finding of laboratory study of the urine. अब बताओ आंसर। इंक्रीज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, रीजन? रीजन तो वही है जो ऊपर पढ़ती है। पहला आंसर पे वही मान लो। तुम्हारा आता है क्या आंसर?
हाइड्रोस्टेटिक ही होना चाहिए क्योंकि एडेमा दिया है तो और स्वेलिंग है तो एंड कंफ्यूज बिटवीन ग्लोमेरुलर एंड बाउमन कैप्सूल इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर एंड बाउमन कैप्सूल, ये दिखाना चाहती हूँ। फर्स्ट या लास्ट होगा? फर्स्ट या लास्ट? इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बाउमन कैप्सूल वेट और इंक्रीज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बताओ। प्रोटीनूरिया भी रखा है तो मतलब फर्स्ट ही पता नहीं होगा, क्यों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही होगा। चलो, मनोज का क्वेश्चन था तो मनोज के आंसर के साथ। अब सुनो जो मैं बार बार कह रहा था। पहली बात तो एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि प्रोटीन प्रेजेंट हो रहा है यूरिन में। नॉर्मली यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। No. तो फिर जब प्रोटीन और ब्लड दोनों प्रेजेंट हो रहे हैं इसका मतलब फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम हो रहा है ना। ठीक है, फिल्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी तो बोलते हैं ना। जो हमारा जो किडनी के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वहां पर परमिएबिलिटी एक मैटर रखती है कि हाँ उस चीज के लिए परमिएबल है, उसके लिए परमिएबल नहीं है। तो जब प्रोटीन और ब्लड के लिए परमिएबल नहीं है और वो प्रेजेंट है तो परमिएबिलिटी आंसर होगा कि नहीं? याद करो परसों वाला कंसेप्ट, कल भी मैंने बताया था कि छलनी है, छलनी के होल जो है वो बड़े हो गए। हाँ बट ये कैपिलरी वॉल का क्या है? कैपिलरी वॉल जो है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल। कैपिलरी वॉल का सिंपली मतलब ये है कि जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेकर आती है किडनी में, अफेरेंट इफेरेंट, ठीक है। अब जो बेसिक लेवल है जहां पर या तो गैस एक्सचेंज होता है या तो ये अमोनिया एक्सचेंज होता है, वो है कैपिलरी। स्मॉलेस्ट जिनमें 3 लेयर में से सिर्फ 2 ही लेयर होती है वो है कैपिलरी। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल जो है मतलब जिस प्लेस से जिस पार्ट से एक्सचेंज होना है ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल है। सबसे पतली वाली जो ब्लड वेसल्स है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो एडेमा अगर एडेमा या स्वेलिंग या ऐसा कुछ आता है तो फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाला कुछ नहीं आएगा आंसर नहीं, अगर कुछ दूसरा केस हो सुनो सुनो सुनो। या हो। मैं जैसे कल अभी तुमने क्वेश्चन पहले जब आंसर दे रही थी तो मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिम्टम्स को देख के जब वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कफ में बोल दी थी कि नहीं वो हाँ। वहां पर मैंने बोला था कि नहीं निमोनिया है जो कि एक्टिव एलोलाई कम किया है, ठीक है। हाँ तो हमेशा डिजीज देखी जाती है, क्लिनिकल सिम्टम देखा जाता है। तो क्लिनिकल सिम्टम में प्रोटीन और हेमाटोरिया प्रेजेंट है, मींस दिस इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। मतलब उसे किडनी किडनी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अब बात ये आती है अगर सिर्फ ये बोला जाता है कि उसको किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, या तो ब्लड के वेसल्स में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा करके एक्चुअली ऑप्शंस आएंगे नहीं कभी। यहाँ पर जब सिर्फ एडमा रहेगा तब आंसर देना हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। जब प्रोटीन और इनकी बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा परमिबिलिटी। ऐसे क्वेश्चन और आएगा कि ये प्रेजेंट हो गया तो क्या हुआ है, तो आंसर में आ जाएगा वहां देयर इज इन्फ्लामेशन, वही परमिबिलिटी चेंज जाएगी ना। तो क्वेश्चन में परमिबिलिटी लिखा रहेगा, रीजन पूछेगा तो रीजन आ जाएगा कि देयर इज इन्फ्लामेशन, ठीक है। मनोज समझ में आया? चलो नेक्स्ट पे आते हैं कि 50-year-old वुमेन हैज अ ये हेजल तुम आए लिए, ठीक है। कि neoplasm 2.5 centimeter in diameter in her ovary on the section of the cavity the pale yellow transparent liquid. The inner wall of the cavity is smooth. So which kind of neoplasm is this? न्यूप्लाज्म मतलब ट्यूमर होता है तो ट्यूमर होता है सिस्ट जैसा। होता नहीं है, ये सिस्ट का आंसर क्यों किया ये बताओ। क्योंकि वो सिस्ट ऐसे ट्यूमर और सिस्ट सिमिलर होते हैं ना। ऐसा किसने कह दिया? मनोज तुम ट्राई करो। इसमें इनर वॉल मतलब ट्रांसपेरेंट लिक्विड टू इनर वॉल। ट्यूमर होता है एक्स्ट्रा इसमें बाहर का क्या बोलते हैं। चलो मैं बता रहा हूँ। हाँ देखो, पहली बात, जब कैविटी होती है इनर कैविटी आर स्मूथ तब सिस्ट होता है। दैट डजंट मीन कि ट्यूमर है या नहीं है, कभी भी।
कभी भी कोई भी कैविटी की इनर वॉल अगर स्मूथ है तो दैट इज सिस्ट फॉर्मेशन, इनर वॉल अगर रफ होती है तो वो होता है अल्सर, इनर वॉल अगर वहां पे इन्फिल्ट्रेटिव है, इन्फिल्ट्रेटिव इटसेल्फ इज अ डेफिनेशन, ठीक है। क्या नोड क्या 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 विद क्या? इन्फिल्ट्रेटिव में क्या होता है कि वहां पर मतलब डिफरेंट टाइप के ऐसे मतलब माउस दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा दिख रहा। देखो कैविटी में क्या होता है कि ऐसे पूरा राउंड स्मूथ स्मूथ, ठीक है। अल्सर में क्या होगा कि इट्स लाइक ऐसे 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 करके, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे करके लाइक फ्लावर। इनफिल्ट्रेटिव का मतलब है कि ऐसे 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 करके लाइक स्पाइक, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दिख रहा है कैविटी बना हुआ ऐसे करके। नोड विथ इन इन्फिल्ट्रेटिव सेंटर का मतलब हो गया कि एक पहाड़ बना दो ऐसे करके, ठीक है, ये नोड है, ऐसे नोड होगा और उसका इन्फिल्ट्रेटिव सेंटर होगा, मतलब उसके सेंटर में ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक है। ये मैं एटॉमिक फिर से कॉल करूंगा, इसकी टेंशन ना लो। न्यूप्लाज्म का कैरेक्टर पूछा था तो इसका आंसर यहाँ से आना है, स्मूथ कैविटी। मनोज तुम्हारे, मनोज तुम्हारे लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कल 20 किए थे तो आज 20 और क्वेश्चन करके तब वो करेंगे। क्वेश्चन है कि the DNA diagnostic polymerase chain reaction was used for the forensic investigation of Russian royal family remain and for the body green challenge। ये सिंपली सी बात है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस पे बेस्ड है? जीन एम्प्लीफिकेशन। डीएनए सैंपल लेके करते हैं ना। हाँ हाँ। जीन एम्प्लीफिकेशन ही होगा। ये तो पता होगा, 12th में भी हाँ था हाँ हमारे। होता है। चलो ये क्वेश्चन है उसके लिए तो, कि एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट 600, क्या लिखा हुआ है, 600 ये ग्राम, करेक्शन है सर। 600 ग्राम पर डे and what suppresses the energy need to 28-year-old person will activate the process of। कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी बात कर रहा है कि एक्सेसिव इंटेक, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले ले रहा है, ठीक है। ज्यादा। एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है दैट सप्रेस द एनर्जी नीड, मतलब जितनी चाहिए उससे ज्यादा ले रहा है, तो क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? तो ग्लूकोज का ये मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का रोकना, ठीक है, तुम्हारा आंसर है ग्लाइकोलिसिस। और तुम्हारा क्या नाम है मनोज? ग्लाइकोलाइसिस ही लग रहा है यार। ये डिजिटल हो गया। अब देखो, ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, अब ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस, अच्छा चलो इसका कल इसको नोट डाउन करो, कल का आज का तुम्हारा टास्क है। ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिफरेंस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस नया वाला ग्लूकोज बनाता है। नया वाला किस चीज से? मतलब वो जो जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस में था ना कि इंसुलिन आता है फिर लिवर में जाता है फिर वो जब कुछ फास्टिंग वगैरह करता है तो वेट मैं भूल गई पूरा कॉन्सेप्ट। ऐसे कुछ इससे रिलेटेड था। तो जब वो हम फास्टिंग कुछ करते हैं तब ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, तो जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज का जरूरत होता है, एनर्जी चाहिए होता है, तब उसमें से ग्लूकोज निकल के आता है, समथिंग लाइक दैट। वो मतलब ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच गई थी। लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन कब बनता है? जैसे एक्सेसिव हमने ग्लूकोज लिया, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोसिस करके फॉर्म करके या तो एटीपी बना देगा या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर हो जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि वो स्टोर्ड फॉर्म जो है यूज होने लगता है इन केस ऑफ स्टार्वेशन, ठीक है, समझ में आया? चलो बायोकेमिस्ट्री फिर से इसको मैं वो करूंगा, लास्ट 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नो स्माइली, ड्यूरिंग अ सर्जरी ऑन अ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द बेस्ड आउट डिजीज टॉक्सिक डिफ्यूज क्वार्टर, तो पेशेंट पैराथायराइड ग्लैंड वर मिस्टेकनली रिमूव्ड। ये तो इजी है। पेशेंट डेवलप्ड सीजर, ये किसकी वजह से? कैल्शियम। चलो ये तो तुम्हारे लिए, अ पेशेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकियल अस्थमा, ये ध्यान रखना कि व्हाट चेंज इन पेशेंट इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सपेक्टेड। बताओ 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 बताओ। लेफ्ट शिफ्ट। ओ भाई इसका कंसेप्ट पता है? इसका कंसेप्ट पता है कि नहीं?
ये बताया तो था सही, तू नहीं बताया था। हेलो हेलो हेलो। चलो इसको तो मैं कवर करूंगा। चलो ये क्वेश्चन मनु संभाले। मेरा ये नेट बहुत बुरा चल रहा है। कोई नहीं आंसर का ध्यान रखना कि इन 35-year-old women diabetic mellitus was complicated with the development of the progression of the cataract likely to be caused by the cataract क्यों? कैटरेट्स सॉर्बिटॉल की वजह से। सॉर्बिटॉल वाला आंसर थर्ड वन। Okay. ये क्वेश्चन insufficient production of the mineral corticoid addition disease is complete by the muscle weakness caused by the increased excretion of the following ion in urine. कौन सा है? सोडियम। सोडियम सोडियम ही होगा। अरे सुनो, वो ब्रोंकियल अस्थमा वाला जो था ना, उसमें वो कैसे आया यूसिनोफिल हाँ वाला? वो मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हारे इस पे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट पैथोलॉजी में आएगा अभी। ओके। अभी देखो ड्यूरिंग meiosis the process autosomal cell division disturb and resultant formation of an ovum with an extra 18 chromosome. एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड्स। ठीक, इसका ट्रिक पता है? एक्स्ट्रा ये होता है ना। 18 पे एक्स्ट्रा। नहीं 18 पे एक्स्ट्रा आएगा तो हमेशा एडवर्ड है। ठीक है, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा जब पढ़ाने लगूंगा उस पर, तो इस टॉपिक पे फिर से। अब ये करते हैं, नेक्स्ट है एंटी ल्यूकोसाइटिक एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड इन द ब्लड ऑफ अ पेशेंट विद लीकोपेनिया। What type of Coombs gel hypersensitivity? साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक। क्यों? कूम जेल हाइपरसेंसिटिविटी से याद उसमें ना रखिए कुछ तो था कि ऐसे ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो नंबर 2 या नंबर 3 की है, जिसका नाम ही साइटोटॉक्सिक है। वो तो नाम हुआ ना, इसमें ये बताओ कि लीकोपेनिया में ये क्यों है? मतलब तो ब्लड कुछ। चलो सुनो मनोज, कूम्स जेल की 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, 1 2 3 4 करके। ठीक है, जब भी बात किया जा रहा है एंटी ल्यूकोसाइटिक, ठीक है, मतलब WBC, फिर एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड इन द ब्लड ऑफ प्लाज्मा विद ल्यूकोपेनिया। यहाँ पे देख साइटिक, साइटिक लिखा हुआ ना, सेल, साइटिक मतलब सेल, साइटिक आंसर। ठीक है, जब एंटीजन आता है तब करना ये वाला इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएट। ठीक है, अब गलत होगा एंटीजन आएगा ना जब साइटिक आएगा तो साइटिक वाला आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं कि ये वाला है सेकंड लास्ट, हिस्टोलॉजी ऑफ द बायोप्सी मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीवर 68-year-old man who for a long time has been suffering from the chronic diffuse obstructive emphysema. ठीक है, reveal the following morphological changes: central vein are dilated, sinusoidal and central hepatic lobules are hyperemic and exhibit a sign of capillarization. A portion of hepatocytes undergoes the dystrophic changes. Moderate perivascular sclerosis and periportally and observe the hepatocyte signs of the following degeneration. कौन सा आंसर है? नटमेग। ये नटमेग का पूरा डिस्क्रिप्शन ही दिया हुआ था। ठीक है, सेंट्रल वेन डायलेटेड कहीं मिलेगा तुम्हें, साइनोसॉइडल सेंट्रल, बस लिख लो सेंट्रल वेन डायलेटेड। ठीक है, नटमेग का आंसर होता है। फिर ये क्वेश्चन, सैंपल ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द अफेक्टेड फेरेंजियल म्यूकोसा, ये तो कल किया था हम लोगों ने शायद, डिप्थीरिया। थर्ड वोल्यूटिन। चलो ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी स्टडीड कैन्ड मीट फूड दैट टॉक्सिन इन्फेक्शन एंड माइक्रोस्कोपिकली द कल्चर यूज्ड इन अ किट टॉराजिक मीडियम। यही इसका आंसर है। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई रिसेंबल द टेनिस रैकेट। देखो टेनिस रैकेट, बताओ आंसर क्या है? बोटुलिज्म। देखो टेनिस रैकेट जब भी देखना, टेनिस किसके साथ खेलते हैं? बॉल के साथ। बी फॉर बॉल, बी फॉर बोटुलिज्म। ठीक है, ट्रिक, टेनिस रैकेट बोटुलिज्म, टेनिस रैकेट बोटुलिज्म। ठीक है,
चलो अभी K1 से हम लोग कल करेंगे। K1 क्या, आई थिंक एक्चुअली देखो बात क्या है कि ये जितनी बार क्वेश्चंस रिपीट होंगे तुम्हारे अंदर कंसेप्ट और अच्छे बनेंगे। यहाँ पे करने का सिंपल रीजन यही है कि अभी इसको कर लो, और अभी कोई डाउट है? ना। ठीक है, चलो इसमें देख लेना और कल करते हैं। आज रेस्पिरेशन का हो गया तो कल तुम्हारा टॉपिक जो होगा वो GIT का होगा, आई थिंक पढ़ने का था। कल तुम्हारा है रीनल फिजियोलॉजी, फिर एंडोक्राइन है, फिर GIT खत्म। ठीक है, फिर फिजियोलॉजी का ऑल होगा। कल ही हम लोग करेंगे उसका भी, क्या कहते हैं, ये मिनिस्ट्री वाला। ठीक है, कोई डाउट? नो। चलो कल मिलते हैं, बाय। बाय बाय। बाय।
हाँ मैम, वो अभी आप 1 by 1 अगर टच भी करेंगे तो आपको काफी चेंजेस वहाँ मिल जाएंगे।